अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज न्यूमेरिकल नंबर 4 हम स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी स्टेटमेंट है ए बॉडी ऑफ मास कैपिटल एम। तो एक बॉडी है जिसका मास क्या है, कैपिटल एम, एट रेस्ट, बॉडी क्या है, रेस्ट पे है, एक्सप्लोड्स इनटू थ्री पीसेस। एक्सप्लोड कहते हैं बॉडी जो है वो फट गई है, एक्सप्लेन हुआ है, और बॉडी जो है वो तीन पीसेस में कन्वर्ट हो गई है। टू ऑफ विच ऑफ मास m बाई फोर ईच। अब एक बॉडी जो है उसके जब तीन पीस हुए हैं तो कह रहे हैं तीन में से दो जो पीसेज हैं उनका मास, हर एक पीस का मास कितना है, m बाई फोर ईच, हर एक का। आर थ्रोन ऑफ इन परपेंडिकुलर डायरेक्शन, वो दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में मूव कर रहे हैं। दो जो पीसेज है उनका मास m बाई फोर है और दोनों कैसे मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, विद वेलोसिटीज ऑफ 3 मीटर पर सेकंड एंड 4 मीटर पर सेकंड रिस्पेक्टिवली। उन दोनों की जो वेलोसिटीज है वो 3 है और 4 है, यानी पहले जो पीस है उसकी वेलोसिटी 3 है और सेकंड पीस की वेलोसिटी 4 मीटर पर सेकंड है। फाइंड द वेलोसिटी ऑफ थर्ड पीस की वेलोसिटी आपने फाइंड करनी है, विद विच इट विल बी फ्लोन ऑफ, जिस वेलोसिटी से वो उड़ के जा रहा होगा। तो क्वेश्चन ये है जी कि हमारे पास टोटल एक बॉडी थी, उसका मास कैपिटल एम था, वो एक्सप्लोड हुई है, उसके तीन पीस हुए हैं। तीन में से दो जो पीस है उनका मास सेम है, m बाई फोर है, और उन दोनों की वेलोसिटी भी गिवन है 3 एंड 4। तो आपने तीसरा जो पीस होगा उसकी वेलोसिटी क्या है, फाइंड करनी होगी। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम जो थर्ड पीस होगा उसका मास फाइंड करेंगे। एक्सप्लोड होने से पहले जो बॉडी है उसका मास कैपिटल एम है, ठीक है। और एक्सप्लोड होने के बाद जब तीन पीस बने हैं, तीन में से दो का जो मास है वो m बाई फोर है। पहले हम थर्ड का मास निकालेंगे। वो कैसे निकालेंगे जी, हम जो दो पीसीज का मास हमें गिवन है m बाई फोर, दोनों का है इक्वल है, सेम है, उन दोनों को प्लस कर लेंगे और टोटल मास में से क्या करेंगे, इसको माइनस करेंगे, जिससे हमें क्या मिलेगा, थर्ड पीस का मास मिलेगा। तो देखें जी, सॉल्यूशन देखें, टोटल मास इज इक्वल टू कैपिटल एम जो हमें गिवन था बॉडी का, मास ऑफ टू पीसेस जो हमें गिवन है, दोनों का मास सेम है, तो m बाई फोर को प्लस करें m बाई फोर में, फोर न्यूमेरिकल आ जाएगा, इसमें फोर हमारा एलसीएम आएगा, तो m प्लस m करेंगे तो क्या बनेगा, 2m बाई फोर, टू और फोर आपस में कैंसिल होंगे, तो टू वंस द टू, टू द फोर, m बाई टू, तो m बाई टू हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास उन दोनों पीसेस का कंबाइन मैस आ जाएगा m बाई टू। अब हमने क्योंकि थर्ड पीस का मैस निकालना है, तो मैस ऑफ थर्ड पीस इज इक्वल टू टोटल मैस m था, जो पूरी बॉडी थी, उसमें से किसको माइनस करना है, दोनों पीसेस का जो मैस जमा कर गया है, प्लस कर गया है, उसको माइनस करेंगे, m माइनस m बाई टू, तो टू एलसीएम लेंगे, टू मल्टीप्लाई m, टू m, इस m के नीचे वन है, वन इंटू m, m आएगा, टू m में से माइनस करेंगे वन m, तो पीछे हमारे पास क्या बचेगा, m बाई टू। तो ये m बाई टू हमारे पास क्या आ गया है, मैस ऑफ थर्ड पीस। तो हमारे पास तीनों पीसेस का मैस आ चुका है पहले स्टेप में। दो पीसेस का मैस हमें गिवन था, m बाई फोर दोनों का था, और थर्ड पीस का मैस हमारे पास क्या आया, m बाई टू। अब इसमें हमने क्या यूज करना है, जैसे हमें यूज करना है मोमेंटम। तो पहले हम मोमेंटम फाइंड करते हैं। देखें जी, मोमेंटम का जो फार्मूला है वो क्या होता है जी, P इज इक्वल एम वी। पी सिंबल होता है मोमेंटम का, m मैस होता है बॉडी का, और v क्या होता है, वेलोसिटी। तो पहले हम क्या करेंगे, दोनों जो पीसेस हमें गिवन थे, जिनकी वेलोसिटी हमें गिवन थी 3 एंड 4, हम मोमेंटम फाइंड करेंगे। सो मोमेंटम ऑफ फर्स्ट पीस इज इक्वल टू, मोमेंटम का फार्मूला क्या पाया जी, मैस मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो मैस कितना है फर्स्ट पीस का, m बाई फोर, उसकी वेलोसिटी कितनी हमें गिवन है, 3 गिवन है, तो ये बन जाएगा 3m बाई फोर, इसका नाम दिया P1 का। नाउ मोमेंटम ऑफ सेकंड मैस पीस, सेकंड पीस का जो मैस है वो भी m बाई फोर था, और उसकी वेलोसिटी क्या थी, 4 हमें गिवन थी, तो m बाई फोर को मल्टीप्लाई करेंगे 4 से, तो 4 4 कैंसिल होगा, बाकी हमारे पास क्या बचेगा, m, तो m हमारे पास क्या आ जाएगा, मोमेंटम ऑफ सेकंड पीस। अब हमें क्योंकि क्वेश्चन में ये बताया गया है कि दोनों जो मैसेज हैं वो आपस में कैसे मूव कर रहे हैं, परपेंडिकुलर, तो हम क्या करेंगे, दोनों की पहले डायग्राम बना लेंगे। ये देखें, ये P1 है, ये हो गया P2, दोनों आपस में क्या है, परपेंडिकुलर, मतलब 90 का एंगल है। ये होगा इन दोनों का क्या, रिजल्टेंट मोमेंटम, जिसको हम पी रिजल्टेंट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो इस पे हम यूज करेंगे पाइथागोरियन थ्योरम, जो कि क्या होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। देखें जी, तो रिजल्टेंट जो मोमेंटम है दोनों पीसेस का, वो कैसे आएगा जी, P1 स्क्वायर प्लस P2 स्क्वायर और स्क्वायर रूट, ये हमने अप्लाई कर दिया पाइथागोरियन थ्योरम, जो कि हम किस लिए फाइंड कर रहे हैं, रिजल्टेंट मोमेंटम फाइंड करने का, दोनों पीसेस जिनका मैस हमें गिवन था। अब इस फार्मूले में हम क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करेंगे जी। तो वैल्यू पुट करते हैं, P1 की वैल्यू आ गई 3m बाई फोर उसका स्केयर, प्लस P2 की वैल्यू क्या है, m उसका स्केयर।
स्केयर करें 3 का स्केयर 9, 4 का 16 हो गया, m स्केयर आ गया, ये m का स्केयर करें m स्केयर आ जाएगा, एलसीएम ले ली 16 एलसीएम आ जाएगा, इसके नीचे 1 है तो 1 इंटू 9 9m स्केयर, 16 इंटू m स्केयर 16m स्केयर, 16m स्केयर और 9m स्केयर ऐड करेंगे बनेगा 25m स्केयर ओवर 16। अब इसका हम लेंगे क्या अंडर रूट, 25 का अंडर रूट 5 आ जाएगा, m स्केयर का अंडर रूट कैंसिल होगा m आ जाएगा और 16 का अंडर रूट क्या आ जाएगा 4। तो ये हमारे पास क्या आ गया, ये दो पीसीज का टोटल मोमेंटम आ गया है 5m/4। अब हम अप्लाई करेंगे इसमें क्या, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, जो कि क्या कहता है कि इनिशियल मोमेंटम शुड बी इक्वल टू फाइनल मोमेंटम। अब क्योंकि हमारा जो पूरी बॉडी थी जिसका मास कैपिटल एम था वो 3 पीसेज में कन्वर्ट हुई है, तो हमें 2 पीसेज की वेलोसिटी गिवन थी और हमें तीसरे पीस की वेलोसिटी फाइंड करनी है। तो हम लेट कर लेते हैं कि v बी द वेलोसिटी ऑफ द थर्ड मास। अब अकॉर्डिंग टू लॉ मोमेंटम ऑफ 2 पीसेज शुड बी इक्वल टू मोमेंटम ऑफ थर्ड पीस, क्योंकि एक पूरी बॉडी 3 हिस्सों में 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो 2 पीसेज का जो मास हमें गिवन था उन दोनों का कंबाइंड मास इट शुड बी इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द थर्ड पीस। दोनों पीसेज का हमने मोमेंटम पहले ऊपर फाइंड कर लिया है, जो हमारे पास क्या आया था 5m/4, वो हमारे पास आ गया दोनों पीसेज का मोमेंटम इज इक्वल टू मोमेंटम ऑफ थर्ड पीस। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है जी, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। तो थर्ड पीस का मास हमने पहले फाइंड किया है, वो क्या आया था m/2 आया था, और वेलोसिटी हमने लेट कर लिया कि थर्ड पीस की वेलोसिटी क्या है v है। तो देखिए दोनों साइड से m से m कैंसिल होगा, 2 इधर आके क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2 × 5 10, 10/4 आएगा, 10 को 4 से डिवाइड करेंगे तो आंसर क्या आएगा 2.5 मीटर पर सेकंड। ये हमारे पास आ जाएगी वेलोसिटी ऑफ द थर्ड पीस। तो ये न्यूमेरिकल टोटली कंसेप्ट बेस है। इसमें कंसेप्ट एक तो ये है कि लॉ अप्लाई करना है, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम अप्लाई होगा, और दूसरा ये चीज याद रखना होता है कि पूरी बॉडी जो है वो 3 हिस्सों में 3 पार्ट्स में डिवाइड हुई है, तो टोटल जो मोमेंटम आएगा उन 3 में से 2 पीसेस का हमें वेलोसिटी गिवन है, उनका मास गिवन है। तो पहले आपने क्या करना है, थर्ड जो पीस होगा उसका मास भी फाइंड करना है, उसकी वेलोसिटी भी फाइंड करनी होगी। स्टूडेंट नेक्स्ट हमारा 2.5 न्यूमेरिकल है जी, उसकी स्टेटमेंट है अ क्रिकेट बॉल इज हिट अपवर्ड विद वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड। तो कह रहे हैं जी एक क्रिकेट बॉल है, उसको हमने अपवर्ड हिट किया है किस वेलोसिटी के साथ, 20 मीटर पर सेकंड की वेलोसिटी के साथ। ये क्या हो जाएगा, ये उस क्रिकेट बॉल की इनिशियल वेलोसिटी आ जाएगी एट एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद ग्राउंड। तो 45 डिग्री के एंगल पे हमने उस क्रिकेट बॉल को हिट किया ग्राउंड के साथ। तो जब भी याद रखें हम किसी बॉडी को फेंकते हैं या प्रोजेक्ट करते हैं किसी एंगल पे, 30 पे, 45 पे, 60, कोई भी एंगल हो, तो इसका मतलब है वो बॉडी क्या है, वो बॉडी प्रोजेक्टाइल मोशन कर रही है, और उसमें जो फार्मूले वगैरह भी सारे कौन से यूज होंगे, प्रोजेक्टाइल मोशन के ही यूज किए जाएंगे। नाउ हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड इट्स टाइम ऑफ फ्लाइट, टाइम ऑफ फ्लाइट निकालना है, उसका मैक्सिमम हाइट निकालनी है, एंड थर्ड हाउ फार अवे इट हिट्स द ग्राउंड, कितनी दूर जाके वो जमीन से टकराया। तो 3 चीजें आपने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। तो देखिए पहले फिगर बना लें इसकी, ये देखें लेट्स सपोज करें ये हमारा प्लेस ऑफ प्रोजेक्शन है, यहाँ से हमने बॉडी को फेंका जी कितने एंगल पे, 45 डिग्री पे, ये उसकी इनिशियल वेलोसिटी की डायरेक्शन आ जाएगी। अब ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, बॉडी डाउनवर्ड क्या करेगा, मूव करना शुरू करेगा ड्यू टू ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ द अर्थ। तो ये एंगल कितना हो गया 45 डिग्री। तो ये आपने क्या फाइंड करना, टाइम ऑफ फ्लाइट कहते हैं जिस पॉइंट से या पोजीशन से आपने बॉडी को थ्रो किया वहां से लेके जब वो आके हिट करता है ग्राउंड के साथ कितना टाइम उसको लगा, वो हमने टाइम फाइंड करना है। दूसरा हमने उसकी हाइट निकालनी है, मैक्सिमम हाइट, और तीसरा हमने निकालना है कि जहाँ से आपने उसको हिट किया है वहां से जाके जब वो आकर टकराया है ग्राउंड के साथ तो उसने कितना डिस्टेंस कवर किया है, इसको हम कहते हैं रेंज। तो रेंज भी आपने फाइंड करनी है। तो 3 चीजें आपने इस न्यूमेरिकल में फाइंड करनी है। तो चलते हैं डाटा की जानब जी। गिवन हमें क्या है, गिवन दैट इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉल इज इक्वल टू, जिसको हम सिंबल वी आई से लिखते हैं 20 मीटर पर सेकंड। तो इनिशियल वेलोसिटी कितनी है उसकी बॉल की जी 20 मीटर पर सेकंड। सेकंड में क्या गिवन है, एंगल, उसका सिंबल होता है थीटा जो कि हमें गिवन है 45 डिग्री। ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन कितना होता है जी 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, क्योंकि अपवर्ड और डाउनवर्ड मोशन है तो इसमें ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन आएगा, ए नहीं आएगा। नाउ टाइम ऑफ फ्लाइट फाइंड करना है, तो उसके लिए आपको क्या है, सिंपल उनके फार्मूले आने चाहिए। एज टाइम ऑफ फ्लाइट इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू
2 vi साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये था जी फार्मूला किसका, टाइम ऑफ फ्लाइट का। तो इसमें इस न्यूमेरिकल में आपको सिंपल इनके फार्मूले अगर आपको याद हैं तो आप आसानी के साथ ये न्यूमेरिकल सॉल्व कर सकते हैं। तो अब ये टाइम ऑफ फ्लाइट का फार्मूला है, इसमें हमने क्या करना है, सारी वैल्यूज पुट करनी है। तो इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं जी। 2 एज इट आ गया, वी आई की वैल्यू 20 है, साइन थीटा, थीटा हमारा कितना है 45 डिग्री, डिवाइडेड बाय जी की वैल्यू 9.8। तो ये हम 2 को 20 से मल्टीप्लाई करेंगे, फिर उसको मल्टीप्लाई करेंगे साइन 45 से और 9.8 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आती है 2.88 सेकेंड। इसको राउंड ऑफ कर लें जी, लास्ट डिजिट 8 है तो इसलिए वो 5 से बड़ा है, तो पिछला जो डिजिट होगा एक नंबर इंक्रीज करेंगे, वो 8 राउंड ऑफ होकर 9 बनेगा, तो 2.9 सेकेंड ये हमारे पास क्या आ जाएगा, टाइम ऑफ फ्लाइट। नाउ सेकंड पार्ट में क्या है जी, मैक्सिमम हाइट फाइंड करें। तो मैक्सिमम हाइट उसको हम एच से रिप्रेजेंट करते हैं, उसका फॉर्मूला आता है एच इज इक्वल टू वी आई स्केयर साइन स्केयर थीटा डिवाइडेड बाय 2 जी, ये होती है मैक्सिमम हाइट। अब ये भी देखें सिंपल है, इसमें जस्ट फार्मूला आपको अगर आता है तो आप वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। तो वैल्यू पुट करते हैं जी, वी आई इनिशियल वेलोसिटी 20 हमें गिवन है, थीटा 45 गिवन है, नीचे 2 इंटू जी, जी की वैल्यू 9.8, 20 का स्केयर करेंगे पहले 400 आ जाएगा, साइन 45 लेंगे तो 0.707 आएगा। अब इसका स्केयर करना है जी, स्केयर करेंगे नेक्स्ट स्टेप में, 2 को 9.8 से मल्टीप्लाई करें 19.6 आ जाएगा। तो पहले हम 400 को मल्टीप्लाई करेंगे इसके स्केयर के साथ, फिर डिवाइड करेंगे 19.6 से, तो हमारे पास वैल्यू आएगी 10.20 मीटर। ये हमारे पास हाइट आ जाएगी, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल कह लें इसको। नेक्स्ट थर्ड पार्ट है सी पार्ट जी, हमने रेंज ऑफ बॉल फाइंड करनी है, जो कि उसने कहा था कि हाउ फार ऑफ इट हिट्स द ग्राउंड। तो रेंज को हम लिखते हैं कैपिटल आर से जी, तो कैपिटल आर रेंज का फार्मूला होता है वी आई स्केयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी, ये इसका फार्मूला होता है रेंज का जी। अब ये भी सिंपल है, इसमें सिर्फ आपको फार्मूला अगर आता है तो आप उसमें वैल्यूज पुट करके आंसर फाइंड कर सकते हैं। इनिशियल वेलोसिटी की वैल्यू 20 आ गई जी, साइन 2 थीटा, यहाँ 2 जो है वो थीटा से मल्टीप्लाई हो रहा है, ये फर्क याद रखना है। हाइट में जो है वो थीटा का स्केयर है, यहाँ जो है वो 2 थीटा से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, डिवाइडेड बाई जी करो 9.8। तो वी आई करो 20 का स्केयर करें 400, 2 को 45 से मल्टीप्लाई करेंगे पहले 90 आ जाएगा, डिवाइडेड बाई जी करो 9.8। तो 400 को मल्टीप्लाई करेंगे साइन 91 होगा, डिवाइडेड बाय 9.8 करेंगे तो आएगा 40.8, और उसको भी राउंड ऑफ कर लें, 8 जो है 5 से बड़ा है तो 0 जो है वो बढ़ के एक 1 हो जाएगा, क्योंकि अगर लास्ट डिजिट 5 से बड़ा हो तो पिछला नंबर 1 बढ़ता है, तो ये आ जाएगा 41 मीटर। ये हमारे पास क्या आ जाएगी, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल या बॉल। नेक्स्ट 2.6 न्यूमेरिकल है जी, और 20 ग्राम बॉल हिट्स द वॉल ऑफ ए स्क्वाश कोर्ट। तो स्क्वाश एक गेम होती है, इसमें एक रूम होता है जी, उसमें 2 आमतौर प्लेयर होते हैं और वो सामने दीवार के साथ एक बॉल होता है, उसको रैकेट के साथ हिट करते हैं। तो उसमें जो बॉल हम यूज कर रहे हैं उसका मैस उन्हें बताया जी 20 ग्राम उस बॉल का मैस है, विद ए कांस्टेंट फोर्स ऑफ 50 न्यूटन। तो बॉल जब रैकेट हिट किया है वो सामने दीवार से जाकर टकराया है, कितनी फोर्स के साथ, 50 न्यूटन की फोर्स के साथ बॉल टकराया है वॉल के साथ। इफ टाइम ऑफ इम्पैक्ट ऑफ फोर्स इज 0.50 सेकेंड, टाइम ऑफ इम्पैक्ट कहते हैं, इम्पैक्ट कहते हैं कोलिजन को, टकराव को, यानी जब आपने हिट किया बॉल को, वो बॉल जाके सामने दीवार से टकराया है, तो उस बॉल का जो दीवार से टकराने का जो टाइम है वो है 0.50 सेकेंड। फाइंड द इम्पल्स, तो हमें क्या फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में जी, इम्पल्स। इम्पल्स बेसिकली कहते हैं जी चेंज इन मोमेंटम को, तो हमने इम्पल्स कह लें या चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना है इस न्यूमेरिकल में। ये भी बहुत इजी न्यूमेरिकल है, सिंपल है जी, एक बॉल है जिसका मैस हमें गिवन है कितना, 20 ग्राम। तो अब क्योंकि यूनिट जो मैस का होता है वो किलोग्राम होता है, तो ग्राम को हमें किलोग्राम में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से इसको डिवाइड करेंगे, ये बनेगा 0.02 किलोग्राम केजी। ये उस बॉल का मैस है जी। फोर्स हमें गिवन है, जब बॉल टकराया फोर्स उस सामने दीवार के साथ, तो कितनी फोर्स लगाई है उस बॉल ने, बॉल पर 50 न्यूटन की फोर्स लगाई है। और टाइम ऑफ इम्पैक्ट या टाइम ऑफ कोलिजन जो है वो हमें कितना गिवन है, टी इज इक्वल 0.50 सेकेंड। तो हमें ये 3 चीजें गिवन है, हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है कि इम्पल्स है, इम्पल्स कहते हैं किसको, चेंज इन मोमेंटम को। तो इम्पल्स इज इक्वल, उसका सिंबल होता है कैपिटल आई, तो ये हमें फाइंड करना है। तो इम्पल्स का फॉर्मूला होता है जी, बिल्कुल इजी है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम, ये इम्पल्स का या चेंज इन मोमेंटम का फॉर्मूला होता है। अब वैल्यू पुट करें जी, फोर्स की वैल्यू है 50 न्यूटन, टाइम की वैल्यू है 0.50 सेकेंड,
इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 25 न्यूटन सेकंड। ये हमारे पास क्या आ गया जी, ये हमारे पास इम्पल्स या चेंज इन मोमेंटम की वैल्यू आ गई है। तो इस न्यूमेरिकल में आपने गौर किया होगा, हमें मैथ्स गिवन था लेकिन मैथ्स की जो वैल्यू है वो यूज नहीं हुई। तो ये लाजमी नहीं होता कि कोई वैल्यू अगर आपको क्वेश्चन में दी गई है तो वो यूज भी हो, तो ये थोड़ा कंफ्यूज करने के लिए ऐसा किया जाता है। तो लिहाजा आपने जस्ट फार्मूले पे फोकस करना है और जो फाइंड करना है उस पर फोकस करना है। तो लाजमी नहीं कि हर जो वैल्यू क्वेश्चन में दी जाए वो यूज होती है। तो सिंपल आपने जस्ट इम्पल्स का फार्मूला यूज करना है और उसमें फोर्स और टाइम को मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास इम्पल्स की वैल्यू आ जाएगी। यूनिट इसका होता है न्यूटन सेकंड, क्योंकि मोमेंटम का भी होता है न्यूटन सेकंड, तो इम्पल्स और मोमेंटम का यूनिट क्या होता है, न्यूटन सेकंड। ये काफी दफा एमसीक्यू में भी आ चुका है। ये यूनिट ऑफ इम्पल्स और मोमेंटम जो है इसका सेम होता है, ठीक है। तो क्या होता है, न्यूटन सेकंड। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 2.7 न्यूमेरिकल है जी, जिसकी स्टेटमेंट है अ बॉल इज किक्ड बाय अ फुटबॉलर। यानी एक फुटबॉलर है, उसने बॉल क्या किया है, किक लगाई है। The average force on फुटबॉल is 240 न्यूटन। तो जो एवरेज फोर्स है उस फुटबॉलर की उस बॉल के ऊपर कितनी है, 240 न्यूटन फोर्स वो लगा रहा है। एंड इम्पैक्ट, इम्पैक्ट क्या होता है, टकराव, कोलिजन। लॉस्ट, लॉस्ट कहते हैं जी जितने टाइम के लिए वो बॉल जो है उसको किक मारी है फुटबॉलर ने, तो उसके पाँव और जो बॉल है उन दोनों का आपस में जो टकराव का टाइम है, लॉस्ट फॉर अ टाइम इंटरवल ऑफ 0.25 सेकंड। तो 0.25 सेकंड जो है ये वो टाइम है जिसके दौरान फुटबॉलर ने अपना पाँव और जो बॉल है वो पाँव और बॉल दोनों का आपस में जो इम्पैक्ट है या कोलिजन है 0.25 सेकंड के लिए बरकरार रहा था। कैलकुलेट चेंज इन मोमेंटम, तो हमें क्या फाइंड करना है जी, चेंज इन मोमेंटम फाइंड करना होगा उस बॉल का। एंड स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, और साथ हमें क्या करना है, चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन भी बतानी है, क्योंकि मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी है तो लिहाजा उसकी हमें डायरेक्शन भी बतानी होगी। तो दो चीजें हमें बतानी है जी, ए और बी दो पार्ट है। तो ये आसान से न्यूमेरिकल है। हमें फर्स्ट में क्या फाइंड करना है, चेंज इन मोमेंटम। तो हमें गिवन क्या क्या चीज है जी, डाटा देखें। गिवन दैट एवरेज फोर्स जो हमें गिवन है उस फुटबॉलर की वो कितनी है, 240 न्यूटन जो कि उसने बॉल पर लगाई है। सेकंड हमें क्या गिवन है, टाइम इंटरवल जिसको हम डेल्टा टी से रिप्रेजेंट करेंगे, टाइम इंटरवल को 0.25 सेकंड हमें भी गिवन है। और फाइंड हमने क्या करना है जी, चेंज इन मोमेंटम जिसको रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा पी से। डेल्टा पी क्या है, चेंज इन मोमेंटम में फाइंड करना है। अब इसमें हमने जो रिलेशन चैप्टर के अंदर ड्राइव किया था वो क्या था जी, चेंज इन मोमेंटम या डिवाइडेड बाय टाइम, या कह ले रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल किसके होता है, फोर्स के। जब हम किसी भी क्वांटिटी को टाइम से डिवाइड करते हैं तो उसे कहते हैं रेट। तो ये बन जाएगा रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल किसके होता है, अप्लाइड फोर्स के। ये हमने रिलेशन पढ़ा था चैप्टर के अंदर। अब यहाँ से हमें क्या फाइंड करना है, डेल्टा पी चेंज इन मोमेंटम। तो टाइम इंटरवल इधर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा फोर्स के साथ, तो चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल आ जाएगा फोर्स मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल। वैल्यू पुट करते हैं जी, फोर्स की वैल्यू है 240 न्यूटन मल्टीप्लाई टाइम इंटरवल जो है उसकी वैल्यू है 0.25। तो 240 को 0.25 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 60। 60 वैल्यू आए किसकी, चेंज इन मोमेंटम की। यूनिट देखें, फोर्स का होता है न्यूटन, टाइम का सेकंड होगा, तो यूनिट क्या बनेगा, न्यूटन सेकंड, जो कि यूनिट किसका है, मोमेंटम का। तो चेंज इन मोमेंटम की जो वैल्यू है वो हमारे पास आ गई है 60 न्यूटन सेकंड। अब हमें इसकी डायरेक्शन भी पूछा गया था क्वेश्चन में कि स्टेट द डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम, तो डायरेक्शन भी बतानी है। अब देखिए फॉर्मूले पे गौर करें, मोमेंटम जो चेंज इन मोमेंटम है किसके इक्वल है, फोर्स मल्टीप्लाई टाइम। अब टाइम तो स्केलर है, उसकी डायरेक्शन नहीं होती इस, लेकिन फोर्स वेक्टर है उसकी डायरेक्शन होती है। तो इसका मतलब है चेंज इन मोमेंटम की डायरेक्शन वही होगी जो किसकी होगी, फोर्स की, क्योंकि टाइम स्केलर है उसकी डायरेक्शन नहीं होती। लिहाजा फोर्स वेक्टर है तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वही किसकी होगी, चेंज इन मोमेंटम की। तो देयरफॉर डायरेक्शन ऑफ चेंज इन मोमेंटम इज सेम एज दैट ऑफ फोर्स। तो जो फोर्स की डायरेक्शन है वो डायरेक्शन किसकी होगी, चेंज इन मोमेंटम की। जी स्टूडेंट, नेक्स्ट 2.8 न्यूमेरिकल है जी। एन एरोप्लेन इज मूविंग हॉरिजेंटली एट ए स्पीड ऑफ 200 मीटर पर सेकंड। कह रहे एरोप्लेन है जो कितनी स्पीड से मूव कर रहा है, 200 मीटर पर सेकंड की स्पीड के साथ हॉरिजेंटली मूव कर रहा है। हॉरिजेंटली कहते हैं लॉन्ग एक्स एक्सिस।
हॉरिजॉन्टली लॉन्ग एक्स एक्सिस होता है और एक होता है वर्टिकल, वो होता है लॉन्ग वाई एक्सिस। एट ए हाइट ऑफ 8 किलोमीटर, तो जो हाइट है एरोप्लेन की कितनी है 8 किलोमीटर, टू ड्रॉप ए बॉम्ब ऑन ए टारगेट, यानी उस हेलीकॉप्टर एरोप्लेन ने क्या करना है जी, एक बॉम्ब ड्रॉप करना है किसके ऊपर, टारगेट के ऊपर, टारगेट को हिट करना है। टारगेट दायरा जमीन पे होगा और जो एरोप्लेन है वो एयर में 8 किलोमीटर की हाइट पे क्या है, उड़ रहा है। फाइंड हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्रॉम टारगेट एट विच बम शुड बी ड्रॉप्ड या रिलीज्ड, यानी वो कह रहे हैं कि आप ये बताएं कि कितने डिस्टेंस, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस पे उस एरोप्लेन को बम को छोड़ना होगा ताकि वो जाके टारगेट को हिट करे। तो इसमें हमें क्या फाइंड करना है जी, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फाइंड करना है किसका, उस बम का जो कि एरोप्लेन फेंकेगा और टारगेट को जाके हिट करेगा। तो इसमें हमें गौर करना होगा, फिगर पे गौर करना। पहले देखें, सबसे पहले ये देखें, नहीं फर्ज करें ये ग्राउंड है, जमीन है, यहाँ पे टारगेट को पड़ा हुआ है, कोई बॉडी पड़ी है, ये एरोप्लेन है जो कि 8 किलोमीटर की हाइट से हॉरिजॉन्टल मूव कर रहा है सीधा लॉन्ग एक्स एक्सिस। तो आपने जारी बात है कि एरोप्लेन अगर मूव कर रहा है तो जो टारगेट होगा एरोप्लेन को क्या करना होगा, उसके बिल्कुल सामने होगा, वहां से बम को नहीं छोड़ना होगा, क्योंकि अगर बिल्कुल सामने से छोड़ेगा तो एरोप्लेन को मूव कर रहा है, तो मूव करने के दौरान जब वो बम को छोड़ेगा तो वो टारगेट को हिट नहीं करेगा। इसका मतलब एरोप्लेन जब आ रहा होगा तो उसको टारगेट से कुछ डिस्टेंस, कुछ फासला पहले क्या करना होगा, एयर से उस बम को छोड़ना होगा ताकि वो आकर टारगेट को हिट करे। तो हमें वही हॉरिजॉन्टल जो डिस्टेंस है वो फाइंड करना है कि कितना डिस्टेंस पहले उस एरोप्लेन को बम को छोड़ना होगा ताकि वो टारगेट को जाके हिट करे। तो इस हमें ये डिस्टेंस जो हॉरिजॉन्टल है ये फाइंड करना है। अब डिस्टेंस फाइंड करने के लिए हमें सबसे पहले क्या करना होगा, टाइम फाइंड करना होगा, वो टाइम जो कि बम लेगा एरोप्लेन से आके टारगेट को हिट करने के लिए। तो पहले हमें वो टाइम फाइंड करना होगा जिसको हम टाइम ऑफ फ्लाइट भी कहते हैं। तो देखें गिवन हमें क्या है, गिवन दैट एरोप्लेन्स हॉरिजॉन्टल स्पीड इज, अब हॉरिजॉन्टल जो स्पीड है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं वी एक्स के साथ, इज इक्वल किससे गिवन है हमें 200 मीटर पर सेकेंड। वर्टिकल जो होता है उसको वी वाई से लिखते हैं और हॉरिजॉन्टल को एक्स के साथ लिखते हैं, वी एक्स के साथ। एक्स फॉर हॉरिजॉन्टल यूज करता है 200 मीटर पर सेकेंड। हाइट ऑफ एरोप्लेन इज इक्वल कितने में गिवन है जी, 8 किलोमीटर। अब यूनिट जो होता है हाइट का या डिस्टेंस का मीटर होता है, तो आपको क्या करना होगा, किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना होगा। किलोमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 1000 से मल्टीप्लाई करते हैं, क्योंकि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो ये बनेगा 8000 मीटर, ये उसके एरोप्लेन की हाइट आ जाएगी। एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू कांस्टेंट है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और ये प्लस ली जाएगी क्योंकि जो बम है उस नीचे आना है, तो नीचे आने के लिए उसकी जो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की वैल्यू है वो पॉजिटिव ली जाएगी। तो फर्स्ट हमें क्या फाइंड करना है जी, वी कैलकुलेट टाइम ऑफ फ्लाइट। तो पहले हम टाइम ऑफ फ्लाइट निकालें किसका, उस बम का जो कि लेगा एरोप्लेन से टारगेट तक आने के लिए। तो अब जो टाइम फाइंड करना है तो टाइम के लिए हम यूज कर लेते हैं सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। फर्स्ट और थर्ड इसलिए नहीं यूज कर सकते क्योंकि उसमें फाइनल वेलोसिटी आती है और हमारे पास फाइनल वेलोसिटी नहीं है, तो लिहाजा हम क्या यूज करेंगे, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है जी, एस इज इक्वल टू वी आई टी प्लस 1/2 जी टी स्केयर, ये होती है सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन। एस की जगह पे एच आ जाएगा, हाइट किसकी, एरोप्लेन की, वी आई। अब यहाँ पे गौर करें क्योंकि जो बम है वो नीचे आ रहा है, बम ने नीचे आना है, तो लिहाजा उसकी मोशन बम की क्या होगी, वर्टिकल मोशन होगी। तो हम इधर वी आई के साथ क्या लगाएंगे, वी आई वाई इनिशियल वेलोसिटी अलोंग वाई एक्सिस, वाई फॉर वाई एक्सिस, टी टाइम एज इट आ गया 1/2 एज इट, जी की वैल्यू 9.8 आ गई और टी स्केयर एज इट आ गया। अब वैल्यू पुट करें जी, हाइट की वैल्यू आ गई 8000 मीटर, इनिशियल वेलोसिटी लॉन्ग वाई एक्सिस। अब क्योंकि बम जो है वो एरोप्लेन में था और बम क्योंकि उसे नीचे मूव करना है, तो इनिशियल वेलोसिटी क्योंकि पहले बम रेस्ट पे था तो इसलिए इनिशियल वेलोसिटी जो उसकी होगी वो कितनी होगी, 0 लॉन्ग वाई एक्सिस। टाइम एज इट आ गया 1/2, ये 9.8 को 2 से डिवाइड करें आ जाएगा 4.9 टी स्केयर, 0 मल्टीप्लाई टी 0 हो जाएगा, 4.9 टी स्केयर एज इट, 0 में प्लस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी 4.9 टी स्केयर। 4.9 टी स्केयर से मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर लेफ्ट साइड पे आके क्या होगा, डिवाइड होगा, तो 8000 को डिवाइड करें 4.9 से तो आंसर आएगा 1632.65। अब क्योंकि ये टी स्केयर है तो हम दोनों तरफ क्या लेंगे, अंडर लेंगे, अंडर लेने से क्या होगा, टी का स्केयर कैंसिल होगा, टी की वैल्यू आ जाएगी अंडर लेने से 40.40 सेकेंड, ये हमारे पास क्या आ जाएगी, ये आएगी टाइम ऑफ फ्लाइट, वो टाइम जो बम लेगा टारगेट तक आने के लिए। अब क्योंकि हमें फाइंड करना था क्वेश्चन में क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस,
तो डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है जी, स्पीड मल्टीप्लाई टाइम। अब यहाँ पे क्योंकि हमें फाइंड करना है हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, तो हम स्पीड भी कौन सी यूज करेंगे, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी या स्पीड यूज की जाएगी, जिसकी वैल्यू हमें क्वेश्चन में गिवन थी 200 मल्टीप्लाई टाइम हमने अभी कैलकुलेट किया है 40.40 सेकेंड। तो इसमें टाइम की वैल्यू पुट करें तो 200 को हम 40.40 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आएगा 8080 मीटर। ये हमारा आंसर आ गया है। अब क्योंकि बुक में जो आंसर है वो किलोमीटर में दिया गया है, तो आपने क्या करना है, मीटर को किलोमीटर में कन्वर्ट करना है। तो अब क्योंकि हम स्मॉलर यूनिट से बड़े में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो 1000 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। तो 8080 मीटर को 1000 से आप डिवाइड करेंगे तो आपके पास आंसर आएगा 8.08 किलोमीटर। 8.08 किलोमीटर ये आ जाएगा क्या, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस। स्टूडेंट नेक्स्ट 2.9 न्यूमेरिकल है जी, व्हाई डज रेंज आर ऑफ ए प्रोजेक्टाइल रिमेन सेम व्हेन एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज चेंज्ड फ्रॉम थीटा टू थीटा प्राइम इज इक्वल टू 90 माइनस डिग्री। क्वेश्चन ये है कि आपने बताना है कि रेंज क्यों सेम रहती है। सेम रेंज यानी तब्दील नहीं होती जब हम एंगल को चेंज करते हैं थीटा से थीटा प्राइम। थीटा प्राइम की वैल्यू क्या है, 90 माइनस थीटा। यानी अगर एक एंगल थीटा है, दूसरा एंगल कैसे निकालना है, 90 में से थीटा को माइनस करके। लेट्स सपोज अगर एंगल थीटा 30 है, दूसरा एंगल कैसे आएगा, 90 माइनस 30 करके, जो कि 60 आएगा। तो दो एंगल होंगे, आपने बताना ये है कि एंगल को जब चेंज करते हैं तो जो रेंज है वो सेम क्यों रहती है, हमें ये इसका आंसर बताना है। यानी अगर एंगल एक थीटा है, दूसरा थीटा प्राइम है, थीटा की मैंने आपको लेट्स सपोज एग्जांपल दिया 30 डिग्री, और थीटा प्राइम कैसे आएगा, 90 में से 30 को माइनस करके, जो कि 60 आएगा। तो एक 30 होगा और एक 60, या इस तरह कोई और एंगल भी आप ले सकते हैं। थीटा अगर आप 20 लेंगे, थीटा प्राइम कैसे आएगा, 90 माइनस 20, वो फिर 70 आएगा, तो वो फिर 20 और 70 बनेंगे। तो आपने बताना है कि ये दो एंगल जो होते हैं इन पे रेंज क्यों सेम रहती है। दूसरा पार्ट है जी, आल्सो शो दैट फॉर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ प्रोजेक्शन द रेशियो आर डिवाइडेड बाय आर प्राइम इज इक्वल टू 1। फिर कह रहे हैं अगर हमारे पास एंगल कौन से हो, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। अब कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होते हैं, ऐसे दो एंगल जिनको अगर सम किया जाए तो एंगल 90 डिग्री आ जाए। यानी सम करने से, प्लस करने से एंगल अगर 90 आ जाए तो उन्हें कहते हैं क्या, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो आपने बताना है कि अगर कोई से दो एंगल हैं जिनको सम करने से 90 आता है, उन दोनों एंगल्स पे जो रेंज है उनकी रेशियो ली जाती है, तो वो इक्वल यानी 1 क्यों आती है। यानी रेंज सेम होगी, अगर रेंज सेम होगी तो आंसर क्या आएगा, 1 आएगा। तो पहला जो पार्ट है उसका जो आंसर है वो आपने एक्सप्लेन करना है वर्ड्स में, क्योंकि पूछा गया था कि रेंज सेम क्यों रहती है, और दूसरे पार्ट में आपने क्या करना है, इसको प्रूफ करना है, रेशियो 1 प्रूफ करनी है। तो चलते हैं क्वेश्चन की तरफ, देखें जी, फिगर देखें, गौर करें। ये हमारे पास हमने ना 3 पाथ बनाए हैं डिफरेंट एंगल पे। पहला पाथ है 30 डिग्री एंगल पे, दूसरा है 45 पे, तीसरा है 60 के एंगल पे। तो देखें 30 वाले की रेंज ये है। रेंज अब होता है क्या है, जहाँ से हम किसी बॉडी को जब फेंकते हैं तो जितना वो मैक्सिमम डिस्टेंस कवर करता है अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, उसको हम कहते हैं क्या, रेंज। तो ये पहले 30 डिग्री एंगल पे जो प्रोजेक्टाइल है उसकी रेंज ये आएगी, 45 डिग्री की ये है, और 60 की। अब देखें 60 जो एंगल है उसकी जो रेंज है वो और 30 वाले की रेंज क्या है, सेम है। 30 वाले की और 60 वाले की रेंज क्या है, सेम है। अब ये सेम क्यों है, देखिए इधर शुरू से जब एंगल बढ़ता है तो जो रेंज है वो बढ़नी शुरू होती है। जैसे 30 की रेंज यहाँ से यहाँ तक है और 45 की रेंज यहाँ से यहाँ तक है। अब 45 की रेंज क्या है, ज्यादा है, ठीक है। अब जब एंगल बढ़ता है तो हाइट बढ़ती है, तो हाइट बढ़ने से क्या होता है, जो रेंज है वो फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो पहले 0 से लेके 45 डिग्री तक तो रेंज बढ़ती है, लेकिन जैसे ही एंगल 45 से बढ़ना शुरू होता है तो क्योंकि हाइट बढ़ जाती है, बॉडी ज्यादा ऊंचा रहता है, तो लेकिन उसकी रेंज क्या होती है, रेंज कम हो जाती है। तो मेन रीजन इसमें क्या है, रीजन यही है कि बिकॉज द रेंज इंक्रीजेज व्हेन द लॉन्च एंगल इंक्रीजेज फ्रॉम 0 डिग्री टू 45 डिग्री। तो लॉन्च एंगल क्या होता है, जिस एंगल पे हम बॉडी को फेंकते हैं उसे कहते हैं लॉन्च एंगल। तो 0 डिग्री से लेके 45 तक तो रेंज बढ़ती है, लेकिन आफ्टर 45 डिग्री द रेंज स्टार्ट्स टू डिक्रीज ड्यू टू इंक्रीज इन हाइट। तो हाइट के बढ़ने से क्या होता है, रेंज फिर कम होना शुरू हो जाती है। तो मेन रीजन एक ही है कि क्या, कि जब एंगल 45 से बड़ा हो जाता है तो फिर क्या होता है, फिर हाइट बढ़ना शुरू होती है, तो रेंज फिर कम होना शुरू हो जाती है। मसलन अगर ये देखें, अगर हम ये बॉडी को फेंकते हैं, लेट्स सपोज हमने फेंका है जी कितने एंगल पे, 20 डिग्री पे, ये हमारा एंगल। लेट्स दूसरा फेंकते हैं, लेट्स सपोज हमने फेंका 45 पे,
तो अब 45 वाला क्या होगा, दूर जा गिरेगा। लेकिन जब एंगल 45 से बढ़ता है तो फिर क्या होता है, फिर उसकी हाइट बढ़ती है, लेकिन फिर रेंज क्या होती है, रेंज उसकी कम होना शुरू हो जाती है। लेट्स सपोज ये 60 है, तो फिर रेंज उसकी क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। तो ये मेन रीजन है, इसके अंदर हाइट बढ़ने से रेंज क्या होता है, कम हो जाती है। अब दूसरा पार्ट हमने क्या प्रूव करना था जी, उसमें हमें ये प्रूव करना था कि अगर हमारे पास कोई से दो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल हैं जिनको सम करके 90 आए, तो उन दोनों की आपने रेंज निकालनी है और उसकी रेशियो क्या प्रूव करनी है, 1। तो हम कोई से दो एंगल लेंगे जी। नाउ फॉर सेकंड पार्ट वी टेक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। लेट्स सपोज हमने एक एंगल लिया जी, थीटा ले लिया 30 डिग्री एंड थीटा प्राइम 60 डिग्री। अब दो जो आपने एंगल लेने हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स, उनको इस तरह लेना है कि दोनों का सम कितना आए, 90 डिग्री। क्योंकि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल कहते हैं ऐसे एंगल जिनको सम करके एंगल 90 आए। वो कोई से आप दो ले सकते हैं, आप 20 और 70 भी ले सकते हैं, 40 और 50 भी ले सकते हैं। ये कोई पाबंदी नहीं है कि आपने 30 और 60 लेना है, जस्ट आपने कोई से दो एंगल लेने हैं उनको सम करके 90 आए। तो आपने क्या करना है, दोनों एंगल पे अलग अलग रेंज निकालनी है, फिर दोनों की रेशियो फाइंड करनी है। तो रेंज का फॉर्मूला क्या होता है जी, आर इक्वल रेंज इज इक्वल टू वी आई स्केयर, इनिशियल वेलोसिटी का स्केयर, साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाय जी। ये आपको रेंज का फॉर्मूला आना चाहिए रेंज फाइंड करने के लिए। हमने चैप्टर में अंदर ड्राइव भी किया था। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं जी। वी आई स्केयर एज इट, इनिशियल वेलोसिटी हमें गिवन नहीं है, उसकी वैल्यू एज इट आएगी, साइन 2 थीटा, थीटा हमने कितना लिया है 30 डिग्री, थीटा जगह 30 आएगा, जी की वैल्यू 9.8 है, कांस्टेंट है। तो पहले स्टेप में क्या होगा, वी आई स्केयर एज इट, 2 को 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 30 60 हो जाएगा, 9.8 एज इट, साइन 60 की वैल्यू लेके हम उसको 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा हमारे पास 0.088 वी आई स्केयर एज इट आ जाएगा। ये हमारे पास आर आ गया, रेंज पहले एंगल 30 डिग्री पर। अब निकालेंगे हम रेंज किस पे, दूसरे एंगल किस पे, 60 डिग्री पे। तो गेन फार्मूला वही होगा, लेकिन अब इसके हम साथ हम क्या यूज कर लेंगे, आर प्राइम। तो आर प्राइम इज इक्वल वी आई स्केयर साइन 2 थीटा प्राइम यहाँ पे यूज किया जाएगा, क्योंकि अब हम एंगल दूसरा ले रहे हैं तो उसके लिए हम क्या यूज करेंगे, थीटा प्राइम, नीचे जी एज इट आएगा। वेरी पुट करेंगे वी आई स्केयर एज इट, साइन 2 थीटा प्राइम जगह 60 डिग्री आ जाएगा, 9.8 एज इट। तो 2 को 60 से मल्टीप्लाई करेंगे 120 आएगा, साइन 120 की वैल्यू हम कैलकुलेटर से फाइंड करें तो आता है 0.8660। अब इसको हम 9.8 से डिवाइड करेंगे तो आंसर आएगा 0.088 वी आई स्केयर। ये हमारे पास वैल्यू किसकी आ गई, आर प्राइम की। तो पहले हमने आर फाइंड की 30 डिग्री एंगल पे, फिर हमने आर प्राइम फाइंड किया 60 डिग्री के एंगल पे। अब हम क्या करें, दोनों की रेशियो लेंगे, आपस में डिवाइड करेंगे। तो डिवाइडिंग इक्वेशन 1/2, तो 1 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आर डिवाइडेड बाय आर प्राइम आ जाएगा इज इक्वल टू 0.088 वी आई स्केयर डिवाइडेड बाय 0.088 वी आई स्केयर। दोनों को आप डिवाइड करेंगे तो कैंसिल होकर हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा, दोनों सेम है, वैल्यू कट के 1 आ जाएगा। तो यही हमें प्रूव करना था कि दोनों जो एंगल्स हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, उन पे जो रेंज है उसकी रेशियो क्या होती है, 1 है। तो ये हमें क्या करना था, प्रूफ करना था।